हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वॉर 2 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। हाई एक्शन स्पाई थ्रिलर जो यारएफ स्पाई यूनिवर्स का अगला धमाका है। ऋतिक रोशन एज कबीर इज बैक और इस बार उनके साथ टाइगर श्रॉफ नहीं बल्कि एनटीआर जूनियर एक डेडली रोल में है और आलिया भट्ट एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंट के रूप में। डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और पैन इंडिया स्केल का जबरदस्त कॉम्बो सर्व किया है। फिल्म का ओपनिंग बहुत ही धमाकेदार है। शुरू होता है एक ग्लोबल मैनहंट सीन में जहां रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बेस्ट एजेंट्स दुनिया के एक सबसे डेंजरस इंटरनेशनल टेररिस्ट को ढूंढने और पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये टेररिस्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर एंट्री होती है कबीर यानी ऋतिक रोशन की, सबसे स्टाइलिश और शार्प रॉ एजेंट। उसके काम एटीट्यूड, किलर लुक्स और डेडली स्नाइपर स्किल्स सबको इम्प्रेस करते हैं। कबीर को कमांड मिलती है कि ऑपरेशन लीड करे और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करे। लेकिन जैसे जैसे कबीर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है, उसको इंस्टेंटली रियलाइज होता है कि ये रेगुलर टेररिज्म नहीं है, यहाँ एक बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है। लाल रंग का गेम मतलब एक डेंजरस नेटवर्क का एक्सपोजर होता है जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस, साइबर वॉरफेयर यानी ऑनलाइन हैकिंग और डेटा अटैक्स और मास डिस्ट्रक्शन के प्लान्स पे काम कर रहा है। कबीर को पता चलता है कि इस नेटवर्क के पीछे का मास्टरमाइंड सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे ग्रुप है जो पॉलिटिक्स, मिलिट्री और ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज को मैनिपुलेट कर रहा है। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं जिससे सिर्फ एक कंट्री नहीं पूरी दुनिया डेंजर में आ सकती है। यहाँ से फिल्म का टोन सबसे सीरियस और इंटेंस हो जाता है। ऑडियंस समझ जाती है कि कबीर को सिर्फ एक टेररिस्ट को पकड़ना नहीं है, उसको एक शहर, एक कंट्री बल्कि पूरी दुनिया को बचाना है। एनटीआर जूनियर का कैरेक्टर आजाद एक ग्रे शेडेड ऑपरेटिव है। ये मतलब है कि ऑडियंस को पहले तक क्लियर नहीं होता कि वो हीरो है या विलेन। मूवी की शुरुआती सीन्स में सबको लगता है कि शायद आजाद ही इस ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क का मास्टरमाइंड है क्योंकि इसके एक्शंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उसका एंट्री सीन एकदम धमाकेदार है। मुंबई लोकल ट्रेन में एक बड़ी फाइट सीक्वेंस होती है जहां आजाद एक डेडली हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाता है। उसके मूव्स लाइटनिंग फास्ट हैं। उस ट्रेन के कोचेस में पार्कूर चेज होता है, सीधा रूफ, पोल्स सब पे जंप करते हुए वो अपने एनिमीज को डॉज करता है। थिएटर में जो भी ये सीन देखता है सीट पर बैठ नहीं पाता, सब चीख कर उठते हैं। आजाद रॉ के लिए एक एनिग्मा है, मतलब एक पजल। कभी लगता है कि वो एजेंट्स के साथ दोस्ती कर सकता है, कभी लगता है कि वो खुद रॉ को गेम कर रहा है। कबीर को असाइनमेंट मिलता है कि या तो इसे पकड़ो या समझो कि एक्चुअल में इस ग्लोबल गेम को बदलने वाला कौन है। मूवी के बीच बीच में एनटीआर जूनियर का कैरेक्टर आजाद सस्पेंस और टेंशन लेवल हाई रखता है। व्यूअर्स को कंफ्यूज करता है कि वो सच में दुश्मन है या फाइनल ट्विस्ट में उसकी हेल्प करेगा। फिल्म में आलिया भट्ट का कैरेक्टर एजेंट आन्या एक साइबर इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है। वो रॉ यानी इंडिया की टॉप स्पाई एजेंसी की सबसे यंगेस्ट और सबसे शार्प ब्रेन है, मतलब टेक्नोलॉजी और हैकिंग के मामले में एकदम टॉप लेवल प्रो। एजेंट आन्या की जॉब है डिजिटल सर्वेलेंस, हैकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग। शुरू में वो कबीर यानी ऋतिक रोशन के साथ टीम अप करती है और मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे आजाद यानी एनटीआर जूनियर को ट्रैक और ट्रैप करा जाए। कबीर फील्ड ऑपरेशंस मास्टर है और आन्या डिजिटल बैटलफील्ड की चैंपियन। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, आन्या और कबीर दोनों को शॉक लगता है। जो ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ चल रहा है वो सिर्फ एक टेररिस्ट ग्रुप का प्लान नहीं है, ये है एक डीप एस्पियोनाज कॉन्स्पिरेसी जिसमें फॉरेन सीक्रेट एजेंसीज, हायर्ड मर्सनरीज और कुछ पहले के इंडियन एजेंट्स जो बिट्रे कर चुके हैं इन्वॉल्व हैं। उन्हें पता चलता है कि ये पूरी सिचुएशन बहुत वास्ट और डेंजरस है। एक मल्टी लेयर्ड प्लान चल रहा है जिसमें साइबर अटैक्स, पॉलिटिकल असैसिनेशंस और मिलिट्री डिस्टेबलाइजेशन सब कुछ शामिल है। एजेंट आन्या की साइबर स्किल्स इन्वेस्टिगेशन में क्रूशियल हो जाती हैं क्योंकि एन्क्रिप्टेड कोड्स क्रैक करना, फेक आईडीज ट्रेस करना और एनिमी की डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो करना सिर्फ उसी की एक्सपर्टीज से पॉसिबल है। फिल्म में आलिया भट्ट का रोल एम्पावर्ड, मॉडर्न और टेक सैवी है। वो सिर्फ डैम्जल इन डिस्ट्रेस नहीं है बल्कि एक्शन और ब्रेन्स दोनों में कबीर और आजाद की इक्वल पार्टनर है। फिल्म के मिड पॉइंट पर एक मेजर ट्विस्ट आता है। कब तक लग रहा होता है कि आजाद शायद एक अनप्रेडिक्टेबल बट सोलो ऑपरेटर है या ग्लोबल विलन नेटवर्क का मेंबर है, लेकिन रियलिटी सबकी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे निकल जाती है। कबीर को एक शॉकिंग ट्रूथ मिलता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आजाद एक्चुअली किसी अननोन शैडो मैन के लिए काम कर रहा है। ये शैडो मैन कोई नॉर्मल गैंगस्टर या टेररिस्ट नहीं है। वो कभी खुद स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके कमांड से दूसरे देशों में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, मिलिट्री कूप्स, पॉलिटिकल असैसिनेशंस सब कुछ होता है।
ये बंदा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सब जगह अपने एजेंट सेट करता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कबीर का डायरेक्ट टारगेट अब आजाद नहीं, बल्कि उस शैडो मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी और पूरी वर्ल्ड वाइड कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करना बन जाता है। आजाद का पर्सनल एंगल भी फनी होता है। आजाद को एक रॉ ऑपरेशन के कोलैटरल डैमेज के रूप में अपनी पूरी फैमिली को कहलाना पड़ा था। मतलब एजेंसी के मिशन में गलती हो गई थी, इसलिए इनोसेंट लोग यानी आजाद की फैमिली मारे गए थे। तब से आजाद का लॉ और सिस्टम पर भरोसा खत्म हो गया था। अब वो सिर्फ अपनी तरह से जस्टिस चाहता है, रूल्स को तोड़कर अपने मिशन को फिल्मी तरीके से पूरा करता है, चाहे उसका रास्ता कितना रिस्की या कंट्रोवर्शियल हो। फिल्म के सेकंड हाफ में स्टोरी पूरे ग्लोब में फैल जाती है। मतलब हीरो विलन फाइट सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, बल्कि इंटरनेशनली सेट होती है। इस पार्ट में बहुत ही धमाकेदार और हाई लेवल एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं, जिससे ऑडियंस को एक ग्लोब ट्रॉटिंग थ्रिल मिलती है। इस्तांबुल, यहाँ एक जबरदस्त रूफटॉप चेज है, जहाँ ऋतिक रोशन यानी कबीर अपने स्नाइपर स्किल्स का कमाल दिखाते हैं। बिल्डिंग्स की छतों पर तेजी से दौड़ते हुए स्नाइपर बैटल होता है। एक तरफ डेडलियर शॉट्स, दूसरी तरफ एक्रोबैटिक मूव्स। ये पार्ट सस्पेंस और डेंजर से भरा होता है। दुबई, बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वहां पर एक डेयरिंग केबल स्टंट होता है। ऋतिक या एनटीआर जूनियर आजाद केबल से लटकते हुए इन्फिनिटी से फाइट करते हैं, हेलीकॉप्टर चेस और एक्सप्लोजन्स के साथ। ये स्टंट विजुअल स्पेक्टिकल बनाता है, जिसमें हाइट और स्पीड दोनों का डर फील होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर जंगल की डेंस ग्रीनरी में ड्रोन वॉरफेयर और नाइट के अंधेरे में नाइट विजन कॉम्बैट दिखाया गया है। हाईटेक गैजेट्स और मॉडर्न वॉरफेयर का परफेक्ट ब्लेंडिंग, जहाँ दोनों हीरोज एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने एनिमीज को ट्रैक करने और एलिमिनेट करने के लिए। कश्मीर में स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच फिल्म का क्लाइमैक्स होता है, जहां टैंक्स, आर्टिलरी फायर, हेलीकॉप्टर डॉग फाइट्स और इंटेंस ग्राउंड कॉम्बैट दिखाया गया है। ठंडी जगह की कठिन कंडीशंस में ये बैटल और भी ज्यादा चैलेंजिंग और विजुअली स्टनिंग बन जाता है। हर एक सीक्वेंस में ऋतिक रोशन यानी कबीर और एनटीआर जूनियर आजाद के बीच एक इंटरेस्टिंग कैट एंड माउस गेम चल रहा होता है। कभी वो फाइट करते हैं, कभी एक दूसरे के साथ फोर्स्ड टीम अप भी बनाते हैं, जो स्टोरी में टेंशन और इमोशनल डेप्थ बढ़ाता है। ये ग्लोबल लोकेशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म को एक पैन इंडिया और इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर फील देते हैं, जो व्यूअर्स को एड्रेनलिन रश और एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट में रखता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बड़ा रिवील होता है, जो सबको शॉक कर देता है। पता चलता है कि पूरे मिशन के पीछे जो मास्टरमाइंड था, वो कोई और नहीं बल्कि एक एक्स रॉ मास्टरमाइंड है। ये मास्टरमाइंड अपनी ही कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मतलब भारत को अंदर से तोड़ने का प्लान बना रहा है। इसका मकसद सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं, बल्कि ग्लोबल आर्म्स कॉर्पोरेशन का फायदा उठाना है। ये विलन एक कैमियो सरप्राइज है, जिसके बारे में रूमर्स चल रहे हैं कि हो सकता है ये जॉन अब्राहम या शाहरुख खान का एक्सटेंडेड लोकेश कैमेटिक यूनिवर्स वाला कैरेक्टर हो, जो अगले फिल्म्स में बड़ा रोल प्ले करेगा। अब कबीर, आजाद और आन्या तीनों एक टीम बनाते हैं। उनका मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वैसे ही कुछ बड़े लोग मिशन करते हैं। उनका टारगेट होता है एक आर्म्ड कार्गो शिप जो मुंबई हार्बर में आ रहा था। इस शिप में एक न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब छुपा हुआ था, जिसे अगर एक्सप्लोड कर दिया गया तो पूरा मुंबई और उसके आसपास का एरिया फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, मासिव डिस्ट्रक्शन होगा। तीनों मिलकर इस कार्गो शिप तक पहुंचते हैं और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ एक हाई टेंशन एज ऑफ द सीट एक्शन सीक्वेंस में न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करते हैं। इस फाइट में हेलीकॉप्टर्स, स्पीड बोट्स, गन फाइट्स और टेक्निकल वॉरफेयर दिखाया जाता है, जहां हर सेकंड काफी क्रूशियल होता है। फिल्म के फाइनल 20 मिनट्स एक नॉनस्टॉप हाई ऑक्टेन एक्शन से भरे होते हैं। सबसे पहले होती है एक इंटेंस हैंड टू हैंड फाइट, जो इंजन रूम्स में होती है, जहां कबीर और आजाद अपनी स्किल्स और ताकत दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ साथ विलन के खिलाफ भी लड़ते हैं। उसके बाद आजाद का रिडेम्पशन आर्क दिखाया जाता है। उसके अंदर जो पर्सनल दर्द और बिट्रेयल था, वो अब उसकी ब्रेवरी में बदल जाता है। वो अपनी जान को भी खतरे में डालकर एक बॉम्ब डिफ्यूज करता है, जिससे पूरा मुंबई बच जाता है। ये मोमेंट इमोशनल भी होता है, क्योंकि आजाद फाइनली अपनी गलतियों से सीखकर हीरो बन जाता है। फिर आता है कबीर का डेडली स्नाइपर शॉट, जो विलन को पूरी तरह खत्म कर देता है। फिल्म खत्म होती है एक इमोशनल हैंडशेक के साथ, जिसमें कबीर और आजाद अब एक फॉर्मल अलायंस बनाते हैं। दिखाया जाता है कि वो दोनों अलग अलग तरीकों से लड़ते हैं, लेकिन अब यूनाइटेड हैं। फाइनल सीन में रॉ चीफ एक क्रिप्टिक हिंट देता है कि इनका अगला मिशन और भी बड़ा थ्रेट लेकर आ रहा है, जो डायरेक्ट लिंक करता है टाइगर 4 और पठान 3 से। यानी ये यारिफ स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर में कुछ और भी एक्साइटिंग प्लान्स होने वाले हैं। ये सब थीम्स बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन सेट पीसेस के साथ रैप किए गए हैं, जो फिल्म को सिर्फ थ्रिल नहीं, इमोशनल वेट भी देती है।
वॉर 2 2025 एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है जो ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर और आलिया भट्ट के जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ पैन इंडिया और इंटरनेशनल स्केल पर स्टोरी को लेके जाता है। फिल्म में स्पाई वॉर्स, इमोशनल दर्द और हाईटेक वॉरफेयर का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें कबीर और आजाद के बीच की राइवलरी, फिर दोस्ती और एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का सस्पेंस है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स इंटेंस एक्शन, इमोशनल रिडेम्पशन और एक फ्यूचर यूनिवर्स के लिए बड़ी पॉसिबिलिटीज के साथ खत्म होता है, जो टाइगर 4 और पठान 3 से कनेक्टेड है। थीम्स जैसे बिट्रेल, पेट्रियाटिज्म, ब्रदरहुड और ग्लोबल पॉलिटिक्स इस ब्लॉकबस्टर को सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि एक इम्पैक्टफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर आपको थ्रिलर और स्पाई ड्रामास पसंद है तो वॉर 2 आपके लिए मस्ट वॉच है। तो ये थी वॉर 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।